है इस कैंपेन को कहां तक लेकर भाजपा जाती है। लेकिन देखिए कैसे धीरे धीरे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कैसे यह परिवार सिमटता जा रहा है। बीजेपी संघ परिवार से जुड़ी हुई इकाई या जुड़ी हुई पार्टी मानी जाती रही है। संघ परिवार बहुत बड़ा, और बीजेपी कहती आई है संघ परिवार का जो योगदान रहा है उसके कारण हम यहां तक पहुंचे हैं। हर कैंपेन में, बीजेपी के कैंपेन में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान। आरएसएस वो संघ परिवार, संघ पहले परिवार वहां से काटा गया, उसके बाद संघ काटा गया, अब आ गया बीजेपी, और बीजेपी को अब काट के नरेंद्र मोदी, अब नरेंद्र मोदी का परिवार हो गया है। कैसे धीरे धीरे यह परिवार सिमटता सिकुड़ता जा रहा है और एक और दो लोगों के परिवार को की तरफ बढ़ता जा रहा है। और यही बात तो राहुल गांधी कहते आए हैं कि यह सरकार, यह देश दो लोग ही चला रहे हैं, दो लोगों का परिवार चला रहा है। तो आज नया थोड़ी है, यह तो पहले से राहुल गांधी पिछले 2 साल से कह रहे हैं। तो यहां से क्या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला कैंपेन नरेंद्र मोदी ने शुरू नहीं कर दिया है? और क्या यहां से गलतियों पे गलतियां बीजेपी नहीं करती जा रही है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर अभी अभी सूचना आप लोगों के सामने हमने रखी दी है कि कह दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कि 6 तारीख तक हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो लेखा जोखा है वो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब, इसके लिए 30 जून का समय दीजिए। क्या ऐसे ही बताया गया होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, या इसके पीछे सोची समझी रणनीति रही होगी कि चुनाव जो है 30 जून तक पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, तो देश में नई सरकार आ जाएगी। 20 मई के बाद, 20 मई से लेकर 30 मई के बीच में नए प्रधानमंत्री का ओथ सेरेमनी हम लोग देखेंगे, शपथ ग्रहण हो जाएगा, और उसके बाद 1 महीने बाद आप वो सब देंगे, तब तक तो सब कुछ खत्म, आगे देखा जाएगा जिसकी सरकार होगी। तो सोची समझी रणनीति में भी कहीं ना कहीं ये जो विक्टिम कार्ड चलने की कोशिश, वहां खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरा परिवारजनों, यानी ये, हाँ, परिवारजन। तो ये परिवारजन से परिवार पर आ गए। तो इनके दिमाग में, लगता है मोदी जी के दिमाग में ये बात काफी समय से, ये नारा उनके दिमाग में गूंज रहा होगा कि मेरा परिवार, मेरे परिवारजन, और मैं ही रहूं इस चुनाव में, बीजेपी पीछे रहे, संघ तो बहुत पीछे हो चुका है। यानी ये चुनाव जैसे 2014 का चुनाव बीजेपी ने मोदी के चेहरे पे लड़ा था, वैसे ही इस बार भी मोदी के चेहरे पे लड़ने की इच्छा उनकी होगी कि मेरा ही चेहरा रहे। जिस तरह फोटोग्राफ में वो अकेले रहते तो उन्हें लगा कि यहां भी कौन नड्डा वड्डा, कौन अमित शाह, ऐसा उनका इरादा रहा होगा कि मोदी मोदी मोदी। और जिस तरह के नारे लगवाए जाते हैं उनकी सभाओं में, मोदी मोदी, तो उनके दिमाग में ये बात घर कर गई होगी कि अब मोदी ही इंडिया है और इंडिया ही मोदी है, जैसा कभी एक पूर्व प्रधानमंत्री के दिमाग में लोगों ने भर दिया था। इसके बाद उनका क्या हर्ष हुआ ये सब जानते ही हैं, और मोदी भी उसी हर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सबसे बड़ी चिंता बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने यह है कि जिस तरीके से देश के 2 प्रमुख और सबसे जागरूक राज्यों में इंडिया गठबंधन को प्रतिसाद मिल रहा है, उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी दावा करती है कि हम 80 में से 80 लाने की कोशिश करेंगे, और बिहार, उन दोनों जगहों से बीजेपी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। और आप सोचिए कि जो इनका आधार समझते हैं, जिस जगह को ये अपना आधार मानते हैं, 80 में से 80 की कल्पना करते हैं, वहां से अगर जमीन खिसकेगी तो फिर उनकी सत्ता कहां तक पहुंचेगी, इसका अंदाज उन्हें बहुत अच्छी तरह होगा। 100 सीटें तो ऐसी है देश में जहां पे कभी बीजेपी पहुंच ही नहीं पाई, जीत ही नहीं पाई। कुछ राज्यों में, केरल जैसे राज्यों में विधानसभा में भी खाता नहीं खोल पाई, ये उनको पता है। तो उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये नया शगुफा है, और मुझे लगता है ये वैसा ही शगुफा है जैसे
सिने तारिकाओं का सौंदर्य साबुन लक्स कभी हेलेंस का हुआ करता था, कभी मधुबाला का हुआ करता था, कभी माधुरी दीक्षित का हुआ करता था, फिर शाहरुख खान का भी हुआ। ऐसे ही अब ये संघ परिवार, फिर भाजपा परिवार, अब मोदी परिवार तक आ गए हैं। और अब मोदी परिवार के बाद, क्योंकि मोदी जी की कोई संतान है नहीं, तो जो लालू जी ने कहा तो ये परिवार की बात खत्म होगी। अभी राकेश पाठक जी ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की नकुलनाथ के बारे में और माननीय कमलनाथ के बारे में। 2014 के चुनाव हुए थे, राकेश जी गवाह हैं। भिंड से कांग्रेस ने एक नाम का ऐलान किया था, डॉक्टर भगीरथ प्रसाद, मशहूर लेखिका मेहरुनिसा परवेज के पति हैं, रिटायर्ड आईएएस थे। उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐन मौके पे भागीरथ प्रसाद ने कांग्रेस का टिकट छोड़ा और बीजेपी का टिकट पा लिया और लगभग 1.5 लाख वोटों से जीते। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसलिए शायद नकुलनाथ के बारे में बहुत सोच सोचकर कदम उठाएगी। अभी तक नकुलनाथ खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि मैं कांग्रेस के टिकट पर लड़ूंगा, काफी पहले कर चुके हैं। लेकिन अब दिल्ली यात्रा के बाद क्या होगा कह नहीं सकते। राहुल गांधी राकेश पाठक जी के जी राकेश जी कुछ कह रहे हैं। नकुलनाथ ने यह कहा था मैं छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस से लड़ूंगा ये नहीं कहा था सर, जहां तक मुझे याद है। अच्छा जी, जी। तो शायद वो भगीरथ प्रसाद जी का इतिहास, हाँ, भगीरथ प्रसाद जी का ही वो फार्मूला दोहराना चाहते होंगे। उन्हें लगता होगा कि यह तो कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। अब राहुल गांधी कल उज्जैन आएंगे। उज्जैन में वे 3 किलोमीटर का रोड शो करेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे। उनकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है और तमाम नेता वहां उपस्थित हैं। इंगोरिया नामक एक कस्बे में वे रात्रि विश्राम करेंगे और परसों बदनावर जाएंगे, जहां बदनावर से कांग्रेस के विधायक हैं भंवर सिंह शेखावत। तो ये शेखावत जी जो हैं पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं और अब बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक यात्रा राहुल गांधी की होने वाली है। और राहुल गांधी कल एक सभा को संबोधित करेंगे जो शाम को होगी, समय 7-8 बजे के दरमियान होगा, क्योंकि 3 से 4 के बीच वो आएंगे। तो अभी सारे देश की निगाहें राहुल गांधी पर है, मध्य प्रदेश पर है और उज्जैन में, इंदौर में, धार में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जहां राहुल गांधी अभी यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी शायद सोच रही है कि अब क्या कदम उठाने, क्योंकि ख्वाब तो उनके हैं कि हम 29 में से 29 सीटें लाएंगे, और ज्योतिरादित्य को भी उन्होंने इस बार खड़ा किया है, जो गुना से हार गए थे पिछली बार। तो शायद ज्योतिरादित्य के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। लेकिन परिवार 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 जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम सांसद, तमाम पार्टी के पदाधिकारी शेयर करते हैं, उससे लगता है कि किसी भी कैबिनेट मंत्री की कोई हैसियत इस देश में नहीं है। वो अपने विचारों के ट्वीट नहीं कर पाते हैं और प्रधानमंत्री और पीएमओ का हर ट्वीट उन्हें रीट्वीट करना होता है। ये शायद उनकी नौकरी की अनिवार्य शर्त में है, इसलिए वे अपना कोई विचार व्यक्त नहीं करते। केवल नितिन गडकरी इसमें अपवाद हैं, जो ट्वीट में अपना फोटो लगाते हैं, सड़क के उद्घाटन में अपना फोटो लगाते हैं, मोदी जी का फोटो नहीं लगाते। तो बीजेपी के भीतर के द्वंद्व सड़क पर आ रहे हैं। लोगों को नजर आता है कि ट्विटर पर जो कहा जा रहा है वो एक निर्देश के तहत लोग ट्वीट करते हैं। शायद ये सभी को आदेश होगा कि प्रधानमंत्री का हर संदेश ट्वीट करना है और साथ में जय जयकार के 2-4 शब्द लिखना अनिवार्य है। इसलिए उसका कोई बहुत महत्व होता होगा, मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक खास वर्ग है, वही कुछ लोग हैं जिनके बीच प्रधानमंत्री के ट्वीट और मैं भी मोदी परिवार का सदस्य और मोदी परिवार जो भी ट्वीट है, मुझे बड़ा एक दिलचस्प लगता है कि वे तमाम चैनल जो बीजेपी को घनघोर समर्थन करते हैं, उन घनघोर समर्थन करने वाले सोशल मीडिया पे उनके जो एंकरानियां हैं, जो उनके संपादक लोग हैं, वो जो उनके
प्रोफाइल में अभी तक ये जोड़ा नहीं गया है कि मैं भी मोदी परिवार का सदस्य, ये जोड़ा जाना बाकी है कि तमाम चैनल वाले ये भी लिखें कि हम भी मोदी परिवार के सदस्य हैं। तो अभी लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। और पटना की ऐतिहासिक रैलियां, पटना में जब भी ऐतिहासिक रैलियां हुई है, पटना में जब भी रैलियां हुई, तो आप पाएंगे कि देश में उसका असर देखने को मिला। चाहे वो जयप्रकाश नारायण की रैली हो या 2013-14 में नरेंद्र मोदी की ही पटना रैली क्यों ना, बदलाव हुआ था। तो पटना या बिहार वो जगह है जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। और इतनी विहंगम रैली कल हुई, इतनी विहंगम रैली। और ये रैली वो नहीं थी कि लोगों को 500-500 रुपए देके बुलाया गया था, उन लोगों को एक खाने की व्यवस्था की गई थी, उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की गई थी, ट्रकों में भरकर लोग आए थे, ऐसा नहीं था। जो पार्टी है विपक्ष में है, विपक्ष की पार्टी की रैली में अगर लाखों लोग आते हो तो ये बहुत बदलाव की निशानी है। और मुझे लगता है कि ये रैली एक ऐसी रैली साबित होगी जो पूरे बिहार को नई दिशा देगी। और अखिलेश यादव ने भी वहां जो बात कही, अगर 120 सीटें, 303 में से 120 सीटों पर अगर आपके सामने खतरा हो, जिनके बूते पर, जिन्हें आप अपनी बुनियाद कह रहे हो, वो बुनियाद में ही अगर हिलने लग जाए तो किसी भी व्यक्ति का बेचैन होना स्वाभाविक है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों से लगता है। मूल बात यह है कि प्रधानमंत्री जी भाषणों में, नारे देने में, जुमले देने में हमेशा आगे रहते हैं। अब वो गारंटी की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी का क्या हुआ? पेट्रोल की कीमतें कम होगी, इसकी गारंटी का क्या हुआ? 15 लाख तो आपके और मेरे खाते में ही आए, आम जनता के खाते में आए नहीं है। काले धन की बात करते थे, वो काला धन आया है या नहीं, इस गारंटी का भी पता नहीं। किसानों को फसल का दाम देंगे, इसका क्या हुआ? जो होर्डिंग लगे थे कि मोदी आएंगे तो ये होगा, तो क्या हुआ 10 साल? क्या महिलाओं को न्याय मिला? नहीं मिला। हाँ, एक बात जरूर है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने कहा था कि मैं प्रज्ञा सिंह को हृदय से माफ नहीं करूंगा, तो उन्होंने प्रज्ञा सिंह का टिकट अब कटवा दिया है। लेकिन प्रज्ञा सिंह ने कहा कि मैं कौन सी 2019 में टिकट मांगने गई थी, मुझे तो बीजेपी ने टिकट दे दिया था, तो मैं खड़ी हो गई। यानी देखिए, मतलब मेरे ख्याल से भोपाल वो शहर है जिसने इस देश को सबसे अयोग्य, नालायक उर्दू में कहा जाएगा, सबसे अयोग्य सांसद दिया है इतिहास में। एक ऐसे व्यक्ति को सांसद बनाया है जिसने पुलिस वालों की शहादत के खिलाफ बोला है, जिसने गांधी जी के हत्यारे की जय जयकार की है, जिसने एक विमान में एक विमान कर्मचारी के खिलाफ इसलिए झूठी शिकायत की कि वो उसके ड्रेस में जो नाम लिखा था वो मुस्लिम नाम था, तो उन्होंने कहा कि उसने मुझे धक्का दिया, मेरी व्हील चेयर छीनी। और जो महिला दिन रात राजनीति कर रही है, बीमारी का बहाना बनाकर जमानत पर है, और वो हमेशा जहर उगलने वाली बातें करती, तो एक काम जरूर संदेश गया है कि परिवार में मोदी ने एक को तो कम से कम किया, लेकिन इस व्यक्ति का जो मूल परिवार है वो परिवार को दूसरा है। वो परिवार का भी अभिभावक है, संघ परिवार है। तो बीजेपी में जो बेचैनी, और इसलिए कोई प्रज्ञा सिंह का टिकट नहीं काटा गया कि प्रधानमंत्री जी नाराज होंगे, मुझे लगता है इसलिए काटा गया कि वो बहुत बुरी तरह हारती। इतने नालायक, इतने अयोग्य सांसद को पाकर भोपाल के लोग अपने आप को धिक्कार रहे थे इतने सालों से, और अगर उनको टिकट मिलता तो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक हार होती उनकी। इसलिए उन्होंने अपना मुंह छिपाने की कोशिश ठीक ठाक तरीके से की है। राजीव। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, ये बहुत गंभीर है, चिंता का विषय है। लेकिन साथ साथ ज़रा आप चूंकि उस एरिया में जिधर अब राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, इंदौर, उज्जैन, ये सब एरिया, और पहली भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसमें भी वो उधर आए थे, दोबारा उधर जाने का क्या मतलब है? और क्या यही रूट है उधर, क्योंकि यहाँ से फिर राजस्थान होते हुए गुजरात पहुँचेंगे राहुल गांधी, फिर मुंबई पहुँचेंगे, इसी महीने अगले 10-15 दिनों में ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। और क्या, आपसे भी वही सवाल कि क्या यहाँ इंडिया मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी तक तो सिर्फ 2 दलों के साथ समझौते हुए हैं, बाकी तो पहले से गठबंधन है कांग्रेस का, लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। यहाँ मजबूती है जो चुनौती पेश कर पाए आने वाले चुनाव में?
मध्य प्रदेश में दो पार्टियां ही मुख्य हैं, बीजेपी और कांग्रेस। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में एक सीट से चुनाव लड़ेगी, एक सीट समाजवादियों के लिए दी जा रही है इंडिया गठबंधन में। देखिए, पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस, भले ही बीजेपी की सरकार बनी हो, कांग्रेस के वोटों का प्रतिशत 40 था, 40 ही रहा। मामूली घटत बढ़त चलती रही, लेकिन कोई बहुत फर्क पड़ा नहीं। राहुल गांधी की यात्रा बड़ी ही रणनीतिक यात्रा है और उन जगहों से गुजर रही है जहां बीजेपी को उसकी असली स्थिति में लाना बहुत जरूरी था। सिंधिया जी के गढ़ गुना, जहां से सिंधिया को टिकट दिया गया है, जीतू पटवारी ने कहा कि हम सिंधिया जी को उनके गढ़ में उन 2019 जैसी स्थिति में फिर लाएंगे और केपी जैसा ही नेता, दमदार योद्धा उनसे लड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कि सिंधिया केंद्रीय मंत्री बन गए तो बीजेपी की जीत हो गई, अब केंद्र में मंत्री हैं तो वॉक ओवर मिल जाएगा उन्हें तगड़ी टक्कर मिलेगी। तो ये बात उन्हें समझनी चाहिए। दूसरी बात यह कि धार और झाबुआ वो इलाके हैं जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, और यहां झाबुआ में कांग्रेस ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिया है वहां उम्मीदवार बदल दिया है, क्योंकि जो उम्मीदवार बीजेपी का पिछली बार था, जो जीता था, उसके प्रति भी बहुत नाराजगी थी। तो जो नाराजगी मतदाताओं के मन में है, कांग्रेस उसका फायदा निश्चित ही उठाएगी। और इंडिया गठबंधन को मध्य प्रदेश में कह सकते हैं, देश में तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार में तो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। वहां जहां बीजेपी अपना गढ़ मानती है, वहां इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, मजबूती दिखा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन अच्छी स्थिति में है। और जो मानते हैं कि बीजेपी पिछले चुनाव को रिपीट करेगी, ऐसा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अभी तो चुनाव के उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस घोषित करेगी, उसके बाद क्या रणनीति है देखिए, और बीजेपी को बड़ी शिकस्त मिल सकती है यहां, ऐसा लगता है। जी, क्योंकि 91 सीटें हैं, आप जानते हैं सेंट्रल इंडिया में गुजरात की 26 सीटें, 25 सीट राजस्थान की, 9 सीट 11 सीट छत्तीसगढ़ की और 29 सीटें इधर मध्य प्रदेश की। 91 में से 91 में से 88 सीट्स बीजेपी के पास हैं। और इधर बिहार और उत्तर प्रदेश की